हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर क्लास 12th का ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम बोलते हैं एशियान। एशियन पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं उन्होंने फेस की थी। कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनसे कि उनको एशियान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम्स थी? दे फेस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। आपको पता है जो ईस्ट इंडिया के साथ वाले जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर कॉलोनीज बनी गई थी, बाकी कंट्रीज ने रूल किया था, जैसे कि जापान, फ्रांस, यूके वगैरह, ठीक है। तो उनको बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, मतलब उनको अपने नेशन को जैसे कि इंटीग्रेट करने के लिए प्रॉब्लम हुई। जैसे अभी इंडिया में ही पाकिस्तान वगैरह को जब हमने अलग किया तो हमारे इंडिया में कितनी प्रॉब्लम हुई एक इंटीग्रेटेड नेशन बनाने के लिए, ठीक है। पॉवर्टी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, प्रेशर ऑफ अलाइनिंग बिटवीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मतलब उनको पॉवर्टी फेस करनी पड़ी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और तब कोल्ड वॉर चल रही थी, हमें पढ़ा है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो उनके ऊपर प्रेशर था कि वो यूएसए ज्वाइन करें या यूएसएसआर ज्वाइन करें, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। कन्फ्लिक्ट फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब उनके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि अभी साउथ ईस्ट एशिया में क्या होना चाहिए। और जो नाम कंट्रीज जो फेमस हो रही थी उस टाइम पे वो भी इफेक्टिव नहीं हो पाई, क्योंकि बैंडिंग कॉन्फ्रेंस में जब नाम बन गया था उसके बाद जो नाम है ये एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा था, जो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं प्रूव हो रहा था, जो वो यूएसए और यूएसएसआर के साथ अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एशियान। इसमें आप हेडिंग्स के साथ आंसर लिखना। तो पहला है हमारे पास मेंबर्स। 1967 में एशियान जो है फॉर्म हुई थी। उस तब 5 कंट्रीज ही थी सिर्फ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। और ये कहाँ पे बनी थी? बैंकॉक पे। बैंकॉक इसकी कैपिटल है थाईलैंड की, और उसका नाम क्या दिया गया था? बैंकॉक डिक्लेरेशन। उसके बाद ओवर ईयर्स, ठीक है, बाद में सालों के बाद 5 ने और ज्वाइन किया, जो कि था लाओपीडिया, ब्रूनी दरुसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार। तो आप ना साउथ ईस्ट एशिया का मैप देखना और यहाँ पे देखना कि सारी कंट्रीज जो है बिल्कुल साथ साथ में ही है, उन्होंने सब ने ज्वाइन किया एशियान। ये याद रखना कि पहले सिर्फ 5 ही थी, बाद में इन्होंने ज्वाइन किया था। हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, अभी एशियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। कैसे करनी है? सोशल प्रोग्रेस से और कल्चरल डेवलपमेंट में, मतलब सोशली भी लोगों की प्रोग्रेस हो और कल्चरली मतलब उनके ट्रेडिशंस वगैरह भी डेवलप हो, ठीक है। रीजनल पीस होनी चाहिए एशियन नेशंस के बीच में। और रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, मतलब सभी लोग, वेदर इट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर और वेदर इट इज़ अ कॉमन मैन, सभी लॉ के सामने इक्वल हैं। और जो चार्टर्स हैं यूएन के, मतलब जो भी यूएन के लॉज वगैरह हैं उनको हमें फॉलो करना है। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियान वे। देखो हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन जो है वो एक सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ पे कॉमन फॉरेन पॉलिसी और एक बहुत ज़्यादा नेशंस जो है वो जुड़ के रहती हैं। लेकिन एशियान में ऐसा कुछ नहीं है। एशियान सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दैट इज़ इंटरेक्शन विच इज़ इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट। मतलब कन्फ्रंटेशनिस्ट मतलब जो आइडियाज़ हैं वो ऐसे लड़ाई वाले नहीं होते। नॉर्मली वो कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन लड़ाई वगैरह नहीं करते, कोऑपरेटिव है। तो इसको हम बोलते हैं एशियान वे। उसके बाद है हमारे पास एशियान के 3 पिलर्स। 2003 में एशियान ने यूरोपियन यूनियन के अर्थ को फॉलो करते हुए 3 पिलर्स बनाए, जिसका नाम रखा एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अभी एशियान की सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या है कि वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, मतलब आपस में जो टेरिटरी के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, उनसे वॉर नहीं होनी चाहिए, उनको पीसफुली हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो एशियान ने बहुत सारी एग्रीमेंट्स की, जिससे कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, ये सबको रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद एशियन रीजनल फर्म, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1994 में। अभी इसका मोटिव क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी। अभी एशियन जो है एज कंपेरेटिव टू जापान, यूएसए या यूरोपियन यूनियन के कंपेरेटिव में बहुत छोटी इकोनॉमी की तरह रिप्रेजेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस की है। यहाँ पे कॉमन मार्केट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्होंने बढ़ाया है, एंड इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन यूएसए, यूरोपियन यूनियन, एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड द एफटीएस, मतलब फॉरेन ट्रेड एरियाज वगैरह बनाए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। तो इसके लिए इनका मोटिव्स वगैरह ये हैं कि कॉमन मार्केट बनाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह करेंगे।
और इन्होंने एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाया जिससे कि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। उसके बाद है लास्ट सोशियो कल्चर कम्युनिटी। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, तो मतलब आप ऐसे देख लेना कि जो सोशियो और कल्चरल में दोनों की प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, ये है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास विजन 2020। अभी इन्होंने एक विजन बना के रखा है, मतलब एक प्लान बना के रखा है कि हमें 2020 तक एक आउटवर्ड रोल रखना है एशियन का, मतलब एशियन जो है अभी बाकी कंट्रीज़ के साथ भी जो है रिलेशंस बनाए। तो ये एक इंटरनेशनल रोल चाहते हैं एशियन का, एंड इसलिए उन्होंने नेगोशिएशंस को सॉल्व किया, इनकरेज नेगोशिएशंस कट करके इन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जैसे कि कंबोडियन कन्फ्लिक्ट या ईस्ट टाइमोर क्राइसिस। ये कंबोडियन भी कंट्री है, ईस्ट टाइमोर भी एक कंट्री है, तो मतलब इन्होंने ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। उसके बाद है एशियन के रिलेशंस विद अदर कंट्री। अभी एशियन की ग्रोथ इतनी फास्ट है कि जिससे कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो इंडिया और चाइना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज अ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करनी है इन दीज एशियन कंट्रीज। और इंडिया ने रोल नहीं दिया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने इनके साथ रोल बनाया। इंडिया ने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जैसे कि 3 कंट्रीज मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और अभी लास्ट है हमारे पास एशियन स्ट्रेंथ, मतलब एशियन की स्ट्रेंथ किस में है, उनके इंटरेक्शन की जो तरीका है वो इतना इफेक्टिव प्रूव होता है उनकी हर पॉलिसीज़ वगैरह में। इट्स कंसल्टेशन अमंग इट्स मेंबर्स, मतलब आपस में कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। एंड इट्स वे ऑफ इंटरेक्शन विद डायलॉग पार्टनर्स मतलब जो बाकी कोई और कंट्री भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहती है उनके प्रोग्राम्स वगैरह में, तो डायलॉग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्रीज वगैरह, उनके साथ इंटरेक्शन करके ये बहुत इफेक्टिव प्रूव होती हैं। एंड इट इज़ द ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम वेयर एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। मतलब एशिया में ये एक अकेली ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाकी की कंट्रीज भी डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, इससे हमारा एशियान भी हो गया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।